नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा कृषि समृद्धि से। आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं। 1945 में स्थापित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हजारों मरीजों को सेवा देता है। साथ ही इसकी यह विशेषता है कि यहाँ पर स्टूडेंट अपना करियर बनाते हैं, एमबीबीएस करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिन पे दिन कोरोना के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन मिस्टर राजेश सिंह सर से मिलेंगे और जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है, किस तरीके से कोरोना वायरस को लेके लोगों में जागरूकता रहनी चाहिए। उसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे सर से कि एक साधारण व्यक्ति अगर मेडिकल में इलाज करने के लिए आता है तो उसके साथ में बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसके साथ में बुरा बर्ताव होता है, वो दर बदर घूमते रहता है। क्यों ऐसा होता है? साथ ही यहाँ पर हमने देखे कि कोरोना काल में कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कोरोना ग्रस्त रहने के बावजूद भी यहाँ से भाग निकले थे। तो मेडिकल की सिक्योरिटी उस समय कहाँ गई थी? क्यों मेडिकल की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया? साथ ही यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को लेके मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बैंडेज अवेलेबल नहीं रहती है, यहाँ पर ना ही टेस्टिंग ट्यूब जो छोटी सी बॉटल आती है चेकिंग की वो अवेलेबल रहती है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में भी हम डीन सर से चर्चा करना चाहेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, जो 16 जनवरी को जिसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद ये बच्चों को, बूढ़ों को और आम जनता तक का कब तक का पहुँचेंगी। तो ये सारी बातों को लेके एक विशेष चर्चा होंगी मेडिकल के डीन डॉक्टर राजेश सिंह सर से। नमस्कार, कृषि समृद्धि से मैं श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश सिंह सर मौजूद है, जो कि मेडिकल की डीन है। सर से हम विशेष वार्तालाप करने वाले एक विशेष चर्चा में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कोरोना काल के संकट की स्थिति में मेडिकल के डॉक्टर स्टाफ के साथ हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, सभी जितने भी देश के योद्धा है, सबने किस तरीके से सहयोग किया। उसके साथ साथ हम सर से जानना चाहेंगे कि सर किस तरीके की पर्सनैलिटी के है, सर का वर्क कैसा है, सर का सहयोग कैसा रहता है, ये सारे बारे में हम विस्तार में हम सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, प्रोफेसर, हेड स्किन डिपार्टमेंट। आज अभी डीन जीएमसी का भी चार्ज है मेरे पास। और जैसा कि बताया, कोरोना से रिलेटेड काफ़ी केसेस हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। और आपका कृषि संबंधी है तो कृषि से संबंधित भी बहुत मरीज आते हैं हमारे पास। लेकिन आज का जो टॉपिक, जैसा कि बताया है, कि कोरोना से रिलेटेड ज़्यादा आवश्यक है। और चूंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, पिछले मार्च से यहाँ केसेस शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते वो सितंबर तक मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पहुँच गए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हुए और नागपुर के जहाँ तक हैं 250 तक फिगर आ गई थी। लेकिन अभी फिर ये करीब 500 के ऊपर जाने लगी है। तो उस संबंध में मेरा सबको यही अपेक्षा है, कॉलेज में तो है ही, लेकिन शहरवासियों से, नागरिकों से ये अपेक्षा है कि जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, गाइडलाइन है, उनको फॉलो किया जाए। मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, हैंड सैनिटाइजिंग बहुत आवश्यक है और भीड़ से दूर रहना बहुत आवश्यक है। ये 3 पॉइंट्स बहुत आवश्यक हैं, नहीं तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे। और चूंकि आपको सबको अंदाज खुद होगा कि इस मौसम में वायरल डिजीजेज या बाकी बीमारियां बढ़ती हैं, तो उस संदर्भ में ये बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं। जैसे कि कोरोना से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि पूरे देश में अगर देखिए तो 1 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पहुँच चुका है। और अगर महाराष्ट्र में देखिए तो 20 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। और जैसे हम सभी को पता है कि सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर रही है कि 16 जनवरी को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन निकली है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है, जिसमें सरकार ने निर्देश दिए है कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगाना चाहिए। तो इसके कुछ रिएक्शंस
रिएक्शंस भी लोगों को हो रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच में लगाना लाभदायक होता है इसके, यानी जो रिएक्शंस आ रहे हैं सामने में, या किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, यानी क्या है ये हमारे हेल्थ वाइज यानी ठीक है या फिर तकलीफदायक है, क्या है? नहीं, ऐसा ये भ्रांतिदायक है कि वैक्सीन की वजह से कुछ तकलीफ हो रही है या हो सकती है। किसी भी बीमारी में किसी भी आदमी को बीमार नहीं है तो भी किसी भी दवा से, किसी भी केमिकल से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह का केमिकल है। केमिकल में जैसे अब अगर आप जनरल सामान्य बात लेंगे तो उसमें ऐसा है कि कुछ लोगों को इवन आइसक्रीम खाने से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को चाय पीने से भी तकलीफ होती है, कॉफ़ी पीने से भी तकलीफ होती है, दूध पीने से तकलीफ होती है। तो किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी केमिकल से रिएक्शन या एलर्जी हो सकती है, तो उस कैटेगरी में ये भी आता है। तो इससे रिएक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हो गया, ऐसा ये कहना गलत है। सर्दी या धूल के एरिया में जाइए, आपको छींक आने लगती है तो आपको वो धूल की एलर्जी है। अब धूल में मत जाइए, उसका सही तरीका यही है। लेकिन अब ये वैक्सीन की वजह से कोरोना को बचाना है तो आवश्यक है, ये तो आवश्यक है ही। रिएक्शन आता है, उसका इलाज होता है। सर, इसमें हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है छोटे बच्चों का और बूढ़ों का। जो मिडिल एज के होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन बच्चों में, बूढ़ों में देखा जाए तो इसका असर काफ़ी कम होता है। तो अटैक जो होता है वायरस का, वो बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा परेशानी देता है। तो ऐसा नहीं है। वो जो वृद्ध लोग हैं उनमें क्या है, और दूसरी बीमारियां रहती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और भी दूसरी चीज़ें हैं, उसकी वजह से उनको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। ये बीमारी किसी को भी कितना भी तकलीफ दे सकती है, डिपेंड करता है कि आप उससे कितना केयर ले रहे हैं। अब हम लोग यहाँ कॉलेज में हमेशा मरीजों के साथ हैं, तो हम केयर ले रहे हैं, इसलिए हमको नहीं तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर आप शहर में घूम रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ में जाके धक्का मारते हुए जा रहे हैं, तो वो तो बहुत गलत है। तो वो प्रिकॉशन वो तो सबको लेना है, भले ही वैक्सीन हो जाए तो भी, क्योंकि आपको मालूम होगा केसेस ऐसे भी आए हैं कि जिनको कोरोना हो गया उनको दोबारा फिर से हो गया। तो वो कोरोना होना एक तरह का वैक्सीन है, क्योंकि उसको इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जो उस प्रतिरोधक शक्ति है उसको डेवलप हो गई है, लेकिन फिर भी उसको कोरोना हुआ। कोरोना के बाद में अगर हम देख रहे हैं तो किसी को माइनर अटैक के सिस्टम आ रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? यानी लास्ट में पेपर में आया था कि कोरोना के बाद जो ठीक हुए हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो ये हार्ट डिसीज का कोरोना से क्या है सर? थोड़ा नहीं, वो ये तो संयोग की बात है। आपने बैंगन खाया और सड़क पे जाके एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलेंगे कि बैंगन की वजह से एक्सीडेंट हो गया। बैंगन बेचारा बहुत बदनाम है। हम लोग स्किन में रहते हैं, कुछ भी मरीज आता है बोलते हैं कि सर बैंगन जब खाते हैं तो खुजली ज़्यादा होती है, बैंगन को बदनाम किया हुआ है। तो उसी तरह से बैंगन खाया और सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, ये तो उस तरह की बात है कि कोरोना का वैक्सीन लिया या वो हो गया और हार्ट अटैक आ गया। कोरोना के वैक्सीन से या किसी से हार्ट अटैक आने का चांस नहीं है जब तक उस आदमी को उसके लिए जो हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं वो ना हो। तो कभी भी किसी भी आदमी को उसी कोरोना वैक्सीन लिया, उसी को जाके एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलेंगे कोरोना का वैक्सीन लेने से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं। या ब्रेन हेमरेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। कोरोना के पहले जो सिस्टम है या फिर एक जो डिसीज है सार्सा करके सर, सार्स, तो सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो भी सिंपल सर्दी जुकाम है, कोरोना भी सर्दी जुकाम है, लेकिन इसमें लंग्स में ज़्यादा जाके इफ़ेक्ट होता है, लंग्स ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए डेथ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। पहले जो निमोनिया बोलते थे हम लोग जब बच्चे थे, तो निमोनिया हो गया मतलब बचना मुश्किल है बच्चे का, ऐसा रहता है। बच्चों में क्या है, लंग्स का वॉल्यूम कम होता है, वही अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो गया तो बच्चे के लिए वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा रिस्क रहती है निमोनिया से। लेकिन अदरवाइज उनकी रेजिस्टेंस पावर या जो भी है उनका एक्सपोजर, उस पर पूरी बीमारी का फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे मेडिकल में जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का काफ़ी सारे मरीज ठीक हुए हैं और बहुतों का इलाज शुरू हुआ है। तो हमारा स्टाफ काफ़ी कोऑपरेट करता है इन चीज़ों के लिए। तो ये लगभग कितने % या कितने मरीजों का आंकड़ा होगा कि जो हमारे यहाँ से स्वस्थ होके गए या फिर जिनका भी इलाज शुरू हुआ? देखिए, स्वास्थ्य लाभ तो बहुत सारे मरीजों का हुआ है, और जो डेथ होती हैं कॉलेज में अगर आप डेटा देखेंगे या जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, कॉलेज में डेथ रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे सीरियस पेशेंट लास्ट स्टेज में आते हैं,
और उनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती हैं। तो वो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई या कोरोना की वजह से हुई। दोनों चीज़ साइमल्टेनियस आ गई। ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी बीमारियां, टीबी की बीमारी है वो साथ में आ गई, तो उस वजह से डेथ हुई। और बहुत दफ़े मरीज खुद आने में देर करता है, इस वजह से डेथ होती। तो उस हिसाब से आंकड़ेवारी अगर आप देखेंगे तो कॉलेज या बाकी जगह डेथ का आंकड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा, मेयो में भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एज सच कोरोना की वजह से जो डेथ रेट है वो पूरे उसमें इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है, हमारे यहाँ भी सेम है। खाली वो फिगर थोड़ी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इसलिए रहती जिसका मैंने वजह बताई। तो वो एक आम वजह है। जैसे दूसरी भी बीमारियों में, दूसरी कंडीशन में भी उसी तरह से देखा जाता है। तो ये 90% 95% के ऊपर ही हमारा क्योर रेट या जो हेल्दी होके जाते हैं ऐसा है। और यहाँ के लोगों को केयर लेना अपना खुद का आवश्यक है, और उसके लिए मैं हमेशा उनको जोर देता रहता हूँ कि भाई तुमको खुद को भी बचा के रखना है, डॉक्टरों को खुद को बचा के रखना है, नर्सेज को खुद को बचा के रखना है, क्लास 4 को खुद को बचा के रखना है। उसके लिए जितना भी गवर्नमेंट से पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, और वो टाइम पे बराबर उनकी टेस्टिंग या फॉलोअप होता रहता है, जो कि बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग जो डॉक्टर पोस्ट भी करते हैं अलग अलग विभागों से, उनको रोटेट करते रहते हैं, ताकि एक ही आदमी एक ही उसको बराबर कंटिन्यूअस स्ट्रेस में न रहे। स्ट्रेस की वजह से भी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको चांस ज़्यादा ना हो, इसलिए हमको उनको रोटेशन में भी रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख्याल में रख के, अपने स्टाफ का ज़्यादा ख्याल रखते हुए मरीजों का भी ख्याल किया जाए, ऐसी हमारी कार्यशैली है। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन अभी लगना शुरू हो गई है, तो ये ऑलमोस्ट सब तक का कब तक का पहुँचेंगे, यानी सब, यानी हर एक इसका लाभ कब तक ले पाएंगे? यानी जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को लगना शुरू हो गई है, धीरे धीरे ये कॉमन लोगों को भी लगना शुरू होंगी, तो इसका बिल्कुल 1 मार्च से तो सीनियर सिटीजन्स को रखा है क्लॉज में, अभी वो गाइडलाइन आने की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सीनियर सिटीजन्स, बाकी बीमारियों के साथ जितने भी लोग हैं उनको ये सब पाइपलाइन में है, और उनको भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को जैसा कि मैंने बताया दूसरी बीमारियां रहती हैं, तो उस वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशन या दूसरा सीरियसनेस समस्याएं आ सकती हैं, उस हिसाब से उनको रखा जाएगा। साथ ही मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन हो गया, मुझे वैक्सीन मिल गई है इसलिए मैं बिल्कुल सेफ हो गया हूँ, ये धारणा ना रखें। वैक्सीन मिलने के बाद प्रिकॉशंस भी काफी बिल्कुल, जो प्रिकॉशन अभी भी हैं आपको करने हैं, जो जनरल पब्लिक नहीं कर रही, करके बढ़ रहे हैं मरीज। जी, अभी अचानक आंकड़ा फिर से पेशेंट्स उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है जो मैंने बताया आपको, कि एक तो ये सीजन ही किसी भी बीमारी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। कोई भी वायरल डिजीज जैसे चिकन पॉक्स है, हर्पीज जॉस्टर है, या बाकी जितने भी वायरल फ्लू हैं, ये सब इस बदलते मौसम में ज़्यादा होते हैं, और वो अगस्त सितंबर में भी होता है। इसीलिए अगस्त सितंबर में आपको ख्याल होगा कि पीक आया था और उसके बाद फिर अपने आप कम हो गया। तो अभी भी मौसम बदल रहा है, सर्दी से गर्मी बढ़ रही है, धूल ज़्यादा है शहर में, वैसे ही सांस की प्रॉब्लम होती है, उसमें ऊपर से ही है। अगर हम देखें तो इसके लिए स्पेसिफिक, यानी जो घर में रहते हैं वो भी काफ़ी, यानी उनको भी सिस्टम दिखते हैं जो एज़ कम्पेयर टू जो बाहर रहते हैं। ठीक है, हम बाहर रह रहे हैं, धूल मिट्टी फेस कर रहे हैं, वो तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हो सकता है कि हम प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, बट जो घर में रहते हैं वो भी काफ़ी। वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि अभी जैसे ये धूल का सीज़न, वेदर ड्राई हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, धूल उड़ रही है, तो अगर घर में भी बाहर से धूल आ रही है, या घर में भी जब झाड़ू लगती है तो धूल उड़ती है, धूल के छोटे छोटे कण जगह जगह पहुंचे रहते हैं। आप अगर ड्रॉर भी खोल के देखेंगे तो आपको बहुत दिनों से बंद पड़ी ड्रॉर में धूल दिखती है। तो इतने माइनर, और घर में रहने के साथ ही आपको अंदाज होना चाहिए कि हम करीब हफ्ते भर से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, सुपर स्प्रेडर्स। सुपर स्प्रेडर्स ऐसे लोग हैं जो एक आदमी को या 2 आदमी को हो गया है और उनकी वजह से 40 आदमियों को कोरोना या दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, उसमें से हम लोगों ने जो पॉइंट आउट किए हैं, अभी मीटिंग्स हुई हैं कमिश्नर साहब के साथ, पालक मंत्री साहब के साथ, उसमें मेड सर्वेंट्स हैं, वो आ रही हैं बाहर से आपके घर में, वो ला रही हैं, तो उनकी वजह से घर में तो फैलेगा ही ना। फिर गैस वाला है, दूध वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके केबल वाले। केबल वाला आपका जरा भी गड़बड़ हुआ, वो आके आपका रिमोट भी हैंडल करता है, और वही रिमोट आपने हैंडल किया और फिर नाक पोछा,
नाक के पास, मुंह के पास ले गए तो वो वायरस वहाँ से वहाँ पहुँच गया। अभी परसों ही मैंने न्यूज़ किया है जिसमें ये था कि प्लास्टिक पर और कांच पर 24 आवर्स कोरोना वायरस रहता है। वो खैर अब अलग अलग वो स्टडीज रहता हैं, है। अलग और अलग सबसे हैं। पहली बात जो आपने जैसे कही, तो अगर नागपुर में सबसे पहला केस खामला में जो मिला था कोरोना का, तो वो उनकी सर्वेंट बाई के माध्यम से ही मिला था, जो पूरी फैमिली सभी जगह तो मैं यवतमाल में था तो वहाँ एक केबल वाले की वजह से 40 लोगों को हुआ था। और केबल वाले और- की बात कर रहे हो तो हमने और एक देखा कि अगर नागपुर में देखा जाए तो यूथ को खर्रे का बहुत ट्रेंड रहता है, तो उसके कारण भी काफ़ी 70 to 60 एक साथ संक्रमित हुए थे सर। तो ये जो रहता है 1% टू सुपर स्प्रेडर, उन्हीं को सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया। सुपर मतलब सुपर और स्प्रेडर मतलब फैलाना। करेक्ट। तो उनसे आपको बच के रहना। वो घर में आए तो आपने रिमोट को भी तुरंत सैनिटाइज कर लिया, या कोई सब्जी वाला आया, दूध वाला आया, उससे सब्जी लेके आप थोड़ा सा सैनिटाइज कर लीजिए। किसी ने दरवाज़ा खोला, आप लिफ्ट में गए, आपने वो ख्याल रख के अपना हाथ तुरंत सैनिटाइज कर लिया। तो सैनिटाइजेशन और फ्रीक्वेंट वॉशिंग और मास्क लगाना, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं कितनी वो लोग फॉलो करते हैं कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो कोई ऐसा काम जो जनरल कांटेक्ट में आने वाली चीज़ है उसको आप लेफ्ट हैंड से करिए। जैसे अभी गए आप इधर, तो दरवाज़ा खोलना है तो लेफ्ट हैंड से खोलिए, ताकि अगर आपका ये इधर ये वाली चीज़ें जो कॉमन यूज़ की हैं वो इस हाथ से आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अनकॉमन चीज़ जो बाकी पब्लिक भी हैंडल कर रही है उसको आप लेफ्ट हैंड से करिए, ताकि उसका यहाँ तक पहुँचना चांस कम रहे और इस हाथ से इस हाथ में पहुँचने का चांस कम रहे। आपने ये किया और उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपने हैंडल खोला और तुरंत ऐसे ऐसे किया, तो चेहरा, नाक, मुंह के आसपास टचिंग बिल्कुल नहीं होना, या तो फिर आप सैनिटाइज कर लीजिए। इसलिए जगह जगह सैनिटाइजर रखिए। और एक क्वेश्चन है सर मेरे जहन में, जैसे जब कोरोना डिसीज स्टार्ट था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेशेंट्स मिल रहे थे, उस टाइम पे काफ़ी सिक्योरिटी यानी स्ट्रांग हो गई थी, और ऐसे टाइम पीरियड में भी ऐसा हुआ था कि मेयो का भी केस है प्लस मेडिकल का भी, कि कुछ पेशेंट्स निकल के चले गए थे यानी भाग गए थे सर। तो उस टाइम पीरियड में भी काफ़ी हलचल हो गई थी कि जो पेशेंट गए हैं तो उनके कारण दूसरों को हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यानी किस तरीके से? देखिए, वो स्टिग्मा तो रहेगा ही। अगर अभी मैं बोल दूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, आप तुरंत उठ के भाग जाएंगे, तो स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये चीज़ तो रहेगी। तो इस चीज़ से भी हमको बाहर निकलना है कि जिसको बीमारी है कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमको फैलाए, उससे हमको बच के रहना, उससे हमको डिस्टेंसिंग बराबर मेंटेन करनी है। उसने छींका या वो कुछ किया तो अपने को साफ तुरंत सैनिटाइज कर लीजिए, और उसको भी अंदर सैनिटाइज करके ही आने दीजिए। कोई भी आदमी कोरोना ग्रस्त हो सकता है, ये मान के चलिए, और फिर उससे अपने को आप कैसे बचा सकते हैं वो आप केयर लीजिए, वो सावधानी बरतिए। छींकता है तो हाथ पे मुंह पे हाथ रखिए, या टॉवेल रखिए, या रुमाल रखिए, जो भी है। और अगर आ भी जाता है तो उसको पोंछ के तुरंत सैनिटाइज करिए। टिश्यू पेपर है उसको तुरंत फेंक देने का। तो अपनी बचाव तो अपने को करना है, वो कुछ भी रहे। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि वैक्सीन हो गया, ये हो गया तो आप बिल्कुल सेफ होंगे, ये कहना, ये विश्वास करना थोड़ा जैसा हमारा भ्रमदायक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सर, तो गवर्नमेंट मेडिकल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है कि जो हम पेशेंट्स को देते हैं, और यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट की इससे यानी एकदम माइनॉरिटी में मनी लगती है, पैसे लगते ही नहीं है। तो सर बहुत बड़ी समस्या ऐसी होती है कि पेशेंट्स को बहुत माइनर चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है, ड्रेसिंग की बोलो या फिर नॉर्मल कुछ चीज़ें बोलो, चेकअप्स की। तो सर ये सारी तकलीफ़ें क्यों होती है, यानी कभी कभी ऐसी तकलीफों का सामना करते अब इसके लिए थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार होता है मेरे हिसाब से, और बाकी कई दफ़े सप्लाई चेन जो होती है, जो हम लोग बोलते हैं, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। और वो तुरंत हम उसको सुधार करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। सर मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना था कि जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स, यानी जिनका जो एकदम माइनर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा सुनने में आया सर कि माइनर्स पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट्स होता है वो मेडिकल में उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, वो घूमते रहते हैं या फिर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इस तरीके। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ सोशल वर्कर्स हैं, वो हमेशा बराबर गाइड करते हैं, और सब जगह इसीलिए जगह जगह सोशल वर्कर्स रखे हुए हैं, डिपार्टमेंट के लोग रखे हुए हैं, नर्सेज गाइड करती हैं, क्लास 4 जो हैं मामा लोग हैं वो लोग गाइड करते हैं। और यहाँ पे ट्रीटमेंट मैं बोलूँगा सबसे अच्छा होता है, इसीलिए एक से एक लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे,
दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रख के देखेंगे तो मेरे हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस से अच्छा इलाज कहीं नहीं होता है, क्योंकि जिस कैटेगरी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, जितने नंबर में हमारे पास पेशेंट आते हैं, उस हिसाब से हमारी जो वर्क फोर्स है, मैन पावर जितनी है, वो देखते हुए कोई ये कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे इलाज बराबर नहीं होता है। कई दफ़े कुछ कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, अब कभी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है तो वो मंगानी पड़ती है, लेकिन मरीज उसकी वजह से सफ़र हो। कई दफ़े डॉक्टर लोग खुद अपने पैसे दे करके मंगाते हैं, नर्सेज लोग खुद अपने पैसे देकर मंगाते हैं, खाना कितने लोग और फल फ्रूट वगैरह लोग बांटते रहते हैं। यहाँ की सर्विसेज देख के ही लोग ऐसा करते हैं ना। यहाँ अगर अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती थी, सेवाएं नहीं मिलती थी, तो कोई आके यहाँ पे बच्चों को जो पीडियाट्रिक वार्ड है या बाकी दूसरे वार्ड है, डेली आके वो फ्रूट देते हैं। जिस तरीके से हम पेशेंट्स का अगर बात करें तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तो होता ही है, लोगों को सेवा दी जाती है, उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आके अपना करियर बिल्डअप करते हैं। अगर 2020 की बात करें तो 769 स्टूडेंट्स ने MBBS में दाखिला लिया है। तो इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स आके यहाँ से करियर बिल्ड करते हैं, तो उनका किस तरीके से क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट का? वो तो सेंट्रल जो एंट्रेंस कमेटी है उसके हिसाब से होता है, उसमें कोई हमारा दखलंदाजी नहीं है। सीखते हैं सर, जो स्टूडेंट टीच करते हैं वो पेशेंट्स को भी देखते हैं, तो इसमें किस तरीके से आपका सपोर्ट रहता है, स्टूडेंट को किस तरीके से सब पता है? हर केस को नहीं देखते हैं, वो जो केस उनके हिसाब से होते हैं, जो उनके स्टैंडर्ड के होते हैं, वही हम उनको दिखाते हैं और हमारी गाइडेंस में वो देखते हैं और उनको सिखाया जाता है। जी सर, हम हमारे दर्शकों तक का ये भी बताना चाहेंगे सर कि जो स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल फील्ड में आने के लिए, या जो चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल से अपना करियर बनाए, तो हम यानी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये बताना चाहेंगे कि एक बार आप उनको प्रोसीजर बता दीजिए किस तरीके से हमारे कॉलेजेस का होता है। प्रोसीजर तो सेंट्रल जो है एंट्रेंस टेस्ट होती है, वो सभी को मालूम है। आज की तारीख में कहीं भी आप ऑन साइट जाइए, पूरे गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से एंट्रेंस टेस्ट होती है और उसके हिसाब से एडमिशन मिलता है स्टूडेंट्स को। और उसमें मेडिकल है, डेंटल है, OT-PT है, फिजियोथेरेपी है, सारी तरह की स्पेशलिटीज़ जो भी हैं। उसके बाद में फिर नर्सिंग भी है और साथ में टेक्नीशियंस के भी कोर्सेज हैं। तो ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। जिस स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, जो उसकी IQ लेवल होगी, उस हिसाब से उसको एडमिशन मिलता है और उस हिसाब से उसको सिखाया जाता है। जी सर, और सर मुझे आपसे ये जानना था इन लास्ट में, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक पब्लिक मैसेज देना चाहो सोशल अवेयरनेस के लिए, स्पेशल फॉर दी कोविड, जिस तरीके से बढ़ रहा है तेज़ी से, तो एक लास्ट मैसेज इन शॉर्ट में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी अचानक फिर से कोरोना का जो परसेंटेज है वो हमें बढ़ता दिख रहा है। मैसेज बार बार वही रहेगा कि जो चीज़ें जो फॉलो हो रही हैं वो करनी है। अभी भी वैक्सीन हो गया नहीं हो गया वो मायने नहीं रखता है। मास्क, डिस्टेंसिंग और क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। और अगर मरीज घर में है तो चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, तुरंत आके डॉक्टर को बताना। कई लोग छिपाते हैं कि मेरे घर में हो गया तो मेरे घर में लोग आना बंद कर देंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आके इलाज लेने की कोशिश करनी चाहिए और डॉक्टर जो जैसा बोलता है वैसा करना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर ने बोला कि तुम भर्ती हो जाओ तो वो भाग गए, या बोलते हैं कि घर में रहो, बाहर मत जाओ, तो वो बाहर भी घूम रहे हैं। कई दफ़े बहुत सारी बीमारियों में ऐसा देखा गया है कि मुझे हुआ तो बाकी लोगों को क्यों ना हो, ये फीलिंग आ जाती है मरीज में। तो ये फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। वाई मी वाई नॉट अदर्स, ये एक बहुत बड़ा कोट है और उस चीज़ को उस हिसाब से उस मरीज़ ने ख्याल रखना चाहिए और लें, जैसा जैसा बोला गया वैसा लें। और एक बार कोविड हो के ठीक हो गया, उसके बाद भी लंग्स में, फेफड़े में तकलीफ रहती है, बल्कि उसके लिए भी बार बार बाद में आना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप। क्योंकि जो डैमेज कोविड ने कर दिया है लंग्स में, वो कैसे सुधारित हो, वो कैसे आपको आगे भी हेल्दी लाइफ रहे, आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, उसके लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज हैं, व्यायाम हैं, वो बताए जाते हैं। ये नहीं कि ठीक हो गया अब हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में फिर किसी और वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया। अगर ये हाथ यहाँ से कट गया है तो कितना भी नॉर्मल हो, यहाँ जोड़ तो दिखाई देगा ही। तो उसी तरह से लंग्स में भी जो डैमेज हो गया वो तो डैमेज रहेगा ही। उसकी वजह से आपकी सांस लेने में कितनी दिक्कत आने वाली है, वो आगे उस हिसाब से ख्याल करके। जैसे कहा कि 1 मार्च से वैक्सीनेशन यानी हो सकता है कि ओल्डेस्ट पर्सन को लगे, तो इनके साथ साथ जो बच्चों का क्राइटेरिया है एज का, तो उनको भी यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में है, अकॉर्डिंगली वो देखा जाएगा। और अगर आप
पीछे का भी डाटा देखेंगे तो मेनली डेथ जो है सीनियर सिटीजन्स में हुई हैं, बच्चों में या मिडिल एज में नहीं हुई हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना और किसी को भी कोई भी दूसरी बीमारी है उसको तुरंत आके बताना आवश्यक है। घर में खुद का इलाज करना सबसे बड़ी गलत प्रक्रिया है, स्पेशली जिनको कोई दूसरी बीमारियां, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ट्यूबरकुलोसिस है एसेट्रा, या घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। और स्पेशली अगर उसको भी ब्लड प्रेशर है और शुगर है तब तो वो एकदम डबल रिस्क वाली पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी, लेकिन उनके लिए कोरोना ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उनको ज़्यादा तो अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस अलग चीज़ होती है, मालूमात अलग चीज़ है, और उसको आप कितना व्यवहार में लाते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है। आपको मैं हमेशा सबको ये एग्जांपल देता हूँ, सबको मालूम है कि लाल बत्ती पे नहीं जाना है, लेकिन आप देखिए हर चौक पे आप जब खड़े होते हैं, अगर पुलिस वाला नहीं रहा तो कितने लोग लाल बत्ती पे निकल के जाते हैं। तो मालूमात नहीं है क्या? मालूमात है, लेकिन आपके एटीट्यूड में नहीं है वो चीज़ आपके प्रैक्टिस में नहीं है। तो वो मालूमात तो रोज़ हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसको आपको आत्मसात करना है, खुद करना है। और इस बारे में वाजपेयी साहब का बहुत बड़ा कोट है, मैं हमेशा उनको ये इस बारे के लिए बोलता हूँ कि हमको अनुशासन नहीं चाहिए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अनुशासन नहीं चाहिए हमें, ये उन्होंने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको ये बार में बोलता हूँ। हमको आत्मानुशासन चाहिए, खुद के ऊपर अनुशासन चाहिए। अनुशासन तो डंडे से होता है, पुलिस वाला रहा तो आप नहीं जाते हैं चौक पे रेड सिग्नल पे, लेकिन आत्मानुशासन रहा तो पुलिस वाला नहीं भी रहा, कोई भी नहीं रहा तो भी आप हरी बत्ती का इंतजार करें। तो आत्मानुशासन जरूरी है, अनुशासन की जरूरत शायद उतनी नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा कहा डॉक्टर राजेश सर ने, और हमने बहुत सारी अवेयरनेस के रिगार्डिंग जानकारी ली सर से, और हमने ये भी देखा कि आने वाले टाइम में कोरोना से बचने के लिए हमें किन चीज़ों को लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आत्मानुशासित रहना। अगर हम खुद ये डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये नहीं करना है तो वो चीज़ें हम लाइफ में ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी बातें स्पेशल प्रोग्राम आप तक का पहुंचाते हुए कृषि समृद्धि से मैं श्वेता मिश्रा, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमें स्पेशल प्रोग्राम। धन्यवाद।